तारा के ये कहने के बाद कि गिरधर महाराज अब नहीं रहे, पुजारी जी और सुमेर दोनों के होश उड़ गए थे। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। फिर सुमेर तारा की तरफ देखने लगा जो अपने पिता के लिए दुखी हो गई थी। सुमेर ने गंभीर आवाज में कहा, माफ कीजिए, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। दरअसल आपके पिताजी मेरे बाबा के खास दोस्त थे। तारा भावुक होकर बोली, कोई बात नहीं, वैसे क्या नाम है आपके बाबा का? ठाकुर सज्जन सिंह। सुमेर ने इतना ही कहा था कि तारा उसकी बात को काटती हुई बोली, पाली के सरपंच। तारा का इस तरह अपने गांव के बारे में पता होना सुमेर के लिए हैरानी भरा था, इसलिए उसने पूछा, जी हाँ सही पहचाना आपने, आप जानती हैं मेरे बाबा को और पाली को? तारा जो अब तक दरवाजे पर खड़ी थी किनारे होते हुए बोली, जी अच्छी तरह से, लेकिन पहले आप लोग आइए, बैठिए, फिर बात करते हैं। तारा के आग्रह पर सुमेर और पुजारी जी घर के भीतर चले गए। तारा का घर बाहर की तरफ भीतर से भी बहुत पुराना था, लेकिन भीतर की रखरखाव बहुत अच्छे से की गई थी। जरूरत भर की सभी चीजें थी उसके घर में। बाहरी बरामदे में 2 लकड़ी की कुर्सियां और सामने एक लकड़ी का टेबल रखा था। सुमेर और पुजारी जी उन कुर्सियों पर बैठ गए। तारा ने मुस्कुराकर कहा, आप लोग बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। इतना कहकर तारा भीतर पानी लाने चली गई। तारा के जाते ही सुमेर ने परेशान होकर पुजारी जी से कहा, अब क्या करेंगे पुजारी जी? एक गिरधर महाराज उम्मीद थे, वो भी नहीं रहे। इससे पहले पुजारी जी कोई जवाब देते तारा 2 ग्लास में पानी ले आई और टेबल पर रखती हुई बोली, पाली के बारे में कौन नहीं जानता? पाली गाँव के अतीत से हर कोई वाकिफ है। और रही बात आपके बाबा की, तो पिताजी अक्सर उनकी बात किया करते थे। कैसे हैं आपके बाबा? सुमेर उदास होकर बोला, सालों से पैरालाइज्ड है, न बोल सकते न हिल सकते। सुमेर की बात पर तारा दुख जताती हुई बोली, ओह ये तो बहुत दुख की बात है। अच्छा, आपने बताया नहीं इतने सालों बाद आप लोगों को बाबा की याद कैसे आई? सुमेर पुजारी जी की तरफ देखने लगा। वे लोग नहीं चाहते थे कि उनके आने के मकसद का ज्यादा लोगों को पता हो और पाली गांव एक बार फिर डर का केंद्र बन जाए। इसलिए पुजारी जी ने बात बदलते हुए कहा, वैसे बेटी तुम यहाँ अकेली रहती हो? घर में कोई और नहीं दिख रहा? तारा अपने घर पर एक नजर डालती हुई बोली, जी मैं अकेली रहती हूँ। पिताजी के बारे में आपको पता ही है, उसके कुछ सालों बाद माँ भी नहीं रही। पिताजी के गम में वो भी बहुत दिनों तक नहीं रह पाई, तब से अकेली ही हूँ। सुमेर और पुजारी जी को तारा से सहानुभूति हुई। सुमेर ने हमदर्दी से पूछा, आप करती क्या है तारा जी? तारा वहीं दीवार पर लगी एक तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोली, बच्चों को पढ़ाती हूँ, यही गांव के स्कूल में टीचर हूँ। सुमेर ने उस तस्वीर में देखा जिसमें तारा कुछ बच्चों के साथ खड़ी थी। उसके बगल में कई और भी तस्वीर लगी थी जो तारा के कॉलेज और डिग्रियों के थे। सुमेर प्रभावित होकर बोला, वाह तारा जी, आप इतनी पढ़ी लिखे होने के बाद भी यहाँ रहकर बच्चों को पढ़ा रही हैं। आप तो किसी भी बड़े शहर में कोई शानदार नौकरी कर सकती थी। तारा सुमेर की बात पर मुस्कुराते हुए बोली, और ऐसा कहाँ लिखा है कि बहुत पढ़ने के बाद हमें अपने गाँव, अपनी मातृभूमि को त्यागना जरूरी है, तभी आपके ज्ञान या पढ़ाई या डिग्रियों की कद्र होगी। मेरे हिसाब से आपके पास ज्ञान है तो उसे बांटने में ही उसकी सबसे ज्यादा कद्र है। वैसे आप भी तो अपने गांव में हैं, अपने लोगों के बीच, क्यों? तारा के जवाब से सुमेर उससे बहुत प्रभावित हुआ था और बोला, बस मातृभूमि की सेवा। लेकिन तारा इस बात को खत्म करते हुए बोली, आप लोगों ने बताया नहीं इतने वक्त बाद आप लोगों को मेरे पिताजी की याद कैसे आई? अब सुमेर के पास तारा की बात को नजरअंदाज करने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए वो लंबी सांस लेकर बोला, जैसा कि आपको पता होगा, पाली में सालों पहले उस बंजारन की वजह से क्या माहौल था। और उस वक्त जब उस बंजारन का वशीकरण नहीं हुआ था, उससे पहले आपके पिताजी ने हमारे बाबा को कुछ तरकीबें बताई थी, कुछ उपाय दिए थे जिससे कि वे लोग तत्काल रूप से उस बंजारन को रोका जा सकता था। और हमें उसी उपाय की तलाश फिर से आन पड़ी है। और उसी की तलाश करते करते मुझे मेरे बाबा की एक डायरी मिली जिसमें आपके पिताजी के बारे में भी जानकारी मिली थी। लेकिन अफसोस कि उस डायरी में उस उपाय के बारे में कुछ नहीं लिखा था। इसलिए हमें लगा कि अगर हम आपके पिताजी से मिल लेते तो हमें कुछ मदद मिल जाती, और इसी उम्मीद में हम यहाँ आए थे। सुमेर की बात सुनकर तारा हैरानी से बोली, रुकिए रुकिए, आपको वो उपाय फिर से चाहिए? इसका मतलब कि वो बंजारन फिर से एक बार पाली में? तारा इतना बोलते बोलते चुप हो गई और सुमेर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, इतना ही नहीं, मौत का सिलसिला फिर से चल पड़ा है और गांव में एक मौत हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द इसका कोई तोड़ चाहिए होगा। तारा कुछ सोचती हुई बोली, लेकिन वो इन उपायों से कैसे काबू में आएगी? वो तो श्रापित है, वशीकरण ही उसका उपाय है। लेकिन उसके इस सवाल पर पुजारी जी ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी तुमने सही कहा, लेकिन अगर वशीकरण इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। गुरु देवदत्त जैसे सिद्धि प्राप्त पुरुष की मौत हो गई थी और हमें तो ये भी नहीं पता आज के समय में कोई वशीकरण ज्ञाता है भी या नहीं, और अगर है तो कहाँ है। इसलिए जब तक हमें कोई समाधान नहीं मिलता, हमें कोई एक ऐसा उपाय चाहिए जिससे हम उसे कुछ समय के लिए ही सही रोक सके। तारा बड़े ध्यान से उनकी सारी बातें सुनती रही और फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, अच्छा तो ये बात है, ये तो बहुत ही बड़ी समस्या आन पड़ी है आप लोगों के ऊपर। फिर वो कुछ सोच कर बोली, मैं इसमें आप लोगों की जितनी सहायता कर सकती हूँ वो जरूर करूंगी, लेकिन पुजारी जी ने सवालिया नजरों से पूछा, लेकिन क्या? खुल के बोलो तारा। तारा ने कहा, लेकिन मेरे पास सिर्फ किताबी ज्ञान है, मैंने कभी इस ज्ञान का उपयोग नहीं किया। मेरे पिताजी को जरूर कई सिद्धियां प्राप्त थी और उन्होंने मुझे भी काफी कुछ सिखाया है। जब बंजारन के सामने उनकी नहीं चली तो हम क्या कर पाएंगे? तारा की बातों से सुमेर और पुजारी जी की आंखों में सोई हुई उम्मीद फिर से चमक उठी और वो दोनों एक दूसरे को खुशी से देखने लगे। और पुजारी जी बोले, बेटा मेरा वादा है, मैं जरूर कोई ऐसा उपाय ढूंढ लूंगा जिससे हम बंजारन का वशीकरण करके उसे कैद कर पाए। आखिर मैं गुरु देवदत्त का शिष्य हूँ, लेकिन उससे पहले हम उसे और लोगों को मारने नहीं दे सकते। तारा ने पुजारी की बात सुनकर कहा, आपकी बात तो सही है, पर देखिए आप लोग खुश मत होइए, अभी कोई उपाय मिला नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग मुझे शुरू से सब कुछ बताएं कि ये परेशानी कैसे ही कहाँ शुरू हुई, तब मैं आप लोगों की कोई मदद कर पाऊंगी। तारा की बात सुनकर पुजारी जी जल्दी से बोले, हाँ बेटी मैं तुम्हें बताता हूँ। उसके बाद पुजारी जी तारा को सारी बातें बताते चले गए, कैसे ध्रुव और उसके दोस्त वहाँ आए, उसके बाद जो हुआ वो सब कुछ। सारी बात सुनने के बाद तारा ने गंभीरता से कुछ सोचते हुए कहा, तो ये बात है। अब तक वो शांत पड़ी थी क्योंकि उसे कोई माध्यम नहीं मिल रहा था जो उसका आवाहन कर सके। जैसे ही उसे कोई आवाहन करने वाला माध्यम मिला वो आजाद हो गई। खेल खेल में ही सही, उन लोगों से बड़ी गलती तो हो गई, लेकिन हर समस्या का समाधान होता है, इसका भी जरूर होगा।
पुजारी जी कुछ सोचकर बोले, अच्छा बेटी एक बात बताओ, बेटा क्या तुम्हें पता है कि उस समय तुम्हारे पापा ने कौन सा उपाय दिया होगा बड़े ठाकुर को? क्या इस बारे में तुम कुछ भी जानती हो? तारा थोड़ी सी दुविधा में आ गई और वो कुछ सोचकर बोली, पुजारी जी मैं पूरी तरह से तो नहीं कह सकती, लेकिन हाँ मेरे पापा मुझे पाली गांव के बारे में अक्सर बताया करते थे और जहां तक मैं समझती हूँ बाबा ने वो वाला उपाय बताया होगा। रुकिए मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। दूसरी तरफ पाली में ध्रुव और उसके दोस्तों ने भी सोच लिया था कि वो लोग पुजारी जी से विद्या की मौत वाली रात के बारे में बात करेंगे। हालांकि छलावा नहीं चाहता था कि वो लोग ऐसा कुछ भी करें जिससे पुजारी जी को बुरा लगे, लेकिन ध्रुव के समझाने पर वो मान गया था। ध्रुव ने अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है हमें इस मामले में और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो क्यों ना हम अभी चलकर पुजारी जी से बात करें। क्यों छलावा, तुम क्या कहते हो? छलावा ने कुछ सोचकर कहा, इस वक्त हम बाद में भी तो जा सकते हैं। हो सकता है इस वक्त पुजारी जी बड़ी हवेली में हो, क्योंकि तुम लोग तो जानते ही हो गांव के माहौल की वजह से छोटे मालिक और पुजारी जी हर संभव कोशिश कर रहे हैं कि समस्या का हल कैसे ढूंढा जाए। छलावा की बात भी ठीक थी, लेकिन ध्रुव चाहता था जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिले और वो इस गांव से बाहर निकल सके। इसलिए उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है तो हम एक बार देख लेते हैं, अगर पुजारी जी हमें मंदिर में मिल गए तो हम बात कर लेंगे, वरना हम कुछ देर उनका इंतजार करेंगे। इसी बहाने हम मंदिर दर्शन भी कर लेंगे और अनन्या का मन भी बहल जाएगा। वैसे भी हम कब से इन्हीं सब मामलों में उलझे हुए हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, बहुत स्ट्रेस हो रहा है यार। थोड़ी देर में सब मंदिर के लिए निकल गए। पाली के दक्षिण में स्थित माता के उस मंदिर में पहले भी ध्रुव लोग गए थे। मंदिर पहुंचने से पहले ध्रुव ने विकी से कहा, हम पुजारी जी से डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे जिससे उन्हें कुछ बुरा लगे, लेकिन हम बातों ही बातों में उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उस रात उन्होंने वहां क्या क्या देखा या सुना। मंदिर पहुंचकर माता के दर्शन करने के बाद उन्होंने पुजारी जी के शिष्य से पूछा, पुजारी जी कहाँ मिलेंगे? लेकिन पुजारी जी का शिष्य इनकार करता हुआ बोला, वो अभी नहीं मिलेंगे, किसी काम से बाहर गए हैं, कब तक आएंगे बताकर नहीं गए। ये जान लेने के बाद कि पुजारी जी अभी नहीं मिलेंगे, ध्रुव और विकी का मूड ऑफ हो गया, क्योंकि वो लोग अपने मन में बहुत सारी चीजें लेकर आए थे जो पुजारी जी से जानना चाहते थे, लेकिन अब क्या कर सकते थे सिवाय इंतजार करने के। वही अनन्या उस पूरी खूबसूरत मंदिर को निहारते हुए बोली, मंदिर दर्शन भी हो गए, पुजारी जी नहीं मिले तो अब इतनी देर यहीं रुकेंगे क्या? जुल्मी ने सबके चेहरों की तरफ देखा और पेनड्राइव वाले मैटर को याद कर उसने सोचा अनन्या को थोड़ा इंप्रेस किया जाए, इसलिए उसने चापलूसी करते हुए कहा, यहाँ क्यों रुकेंगे, चलिए मैं आप लोगों को इस दुनिया की सबसे बढ़िया वाली चाय पिलाकर लाता हूँ। वो देखिए पास में जो नदी बहती दिख रही है, वहाँ पर एक चाय की दुकान है, अक्सर मंदिर आने वाले लोग वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छी कुल्हड़ वाली चाय मिलती है। इसी बहाने आप लोगों का थोड़ा सैर सपाटा भी हो जाएगा और लौटते में अगर पुजारी जी आ गए तो उनसे भी मिल लीजिएगा। नदी का नाम सुनकर अनन्या उस तरफ देखकर चहकते हुए बोली, नदी, वाह बहुत दिन हो गए स्विमिंग किए हुए, लेकिन मैंने कभी नदी में स्विमिंग नहीं की, हमेशा स्विमिंग पूल में ही किया है, इसी बहाने हम लोग स्विमिंग भी कर लेंगे। अनन्या की बात सुनकर विकी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अनन्या तुम गांव में हो, गोवा में नहीं हो, जब मौका मिला वहीं स्विमिंग करने लगे। विकी की बात सुनकर सब जोर जोर से हंसने लगे और अनन्या उसे एक मुक्का मारती हुई बोली, मुझे पता है ये गोवा नहीं गांव है और इसीलिए मैं बिकनी नहीं फुल कपड़े पहनकर नहाऊंगी। बिकनी का नाम सुनते ही जुल्मी के कान खड़े हो गए। उसने तुरंत पूछा, ये बिकनी क्या होता है? जुल्मी के इस सवाल पर ध्रुव, विकी और अनन्या हंसने लगे, लेकिन छलावा को कुछ समझ ही नहीं आया वे क्या बात कर रहे हैं। ध्रुव ने कहा, अरे जब नदी समंदर या पूल में तैरते हैं तब पहनते हैं। जुल्मी बोला, अनन्या जी की तरह हमें भी नदी में तैरना पसंद है, अगर आपके पास वो बिकनी हो तो हमें देना, हम भी पहनेंगे। जुल्मी की बात सुन सब जोर जोर से हंसने लगे। ध्रुव बोला, हाँ जरूर भाई, ये तो तुम्हें पहनना ही चाहिए, तुम्हारी बॉडी भी फिट है, मस्त लगोगे। कहते हुए ध्रुव हंसने लगा। विकी बोला, हाँ हम जुल्मी का फोटो शूट भी करेंगे और पाली गांव का कैलेंडर छपवाएंगे मॉडल जुल्मी के साथ। छलावा और जुल्मी दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं। अनन्या से जुल्मी की शक्ल देखी नहीं गई। उसने अपने मोबाइल में बिकनी की कुछ फोटो दिखाई और बोली, ये है बिकनी और ये लड़कियां पहनती हैं, समझे? छी छी छी, कैसी बातें करते हैं आप लोग, गाँव का समझ के हमारा मजाक उड़ा रहे थे। कहते हुए जुल्मी नदी की तरफ बढ़ने लगा और बाकी सब उसके पीछे पीछे। नदी के किनारे पहुंचकर अनन्या बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसे चार दीवारी में बंद बंद से घुटन सी महसूस होने लगी थी। यहाँ चारों ओर बिल्कुल शांति फैली हुई थी, बस कभी कभार चिड़ियों के चहचहाने की आवाज गूंज रही थी। इतनी शांति और सुकून अनन्या ने शायद ही कभी महसूस किया था। अपने में मगन वो धीरे धीरे नदी के किनारे पानी को देखते हुए आगे बढ़ती जा रही थी। बाकी सब चाय की दुकान के पास चले गए। नदी के किनारे पहुंचते ही अनन्या बहुत एक्साइटेड थी। वो धीरे धीरे नदी में उतर रही थी। पानी उसके पैर पर थे, तभी उसके ऊपर पानी के छींटे पड़े। उसने देखा तो ये ध्रुव था जो उसके ऊपर पानी फेंकते हुए मस्ती कर रहा था। जवाब में अनन्या ने भी ध्रुव के ऊपर पानी डाल दिया और हंसने लगी। बहुत दिनों बाद अनन्या को इतना खुलकर हंसते हुए देख ध्रुव को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने मन में सोचा, हम इसीलिए तो आए थे इस गांव में घूमने के लिए, क्या ये सही वक्त है दिल की बात कहने के लिए? सोचते हुए उसने विकी की तरफ देखा जो चाय की दुकान से ध्रुव की तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें मिली और विकी ने इशारे में कहा, जाओ आगे बढ़ो। इसके बाद ध्रुव की हिम्मत और बढ़ गई, लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं था, कोई फूल या वो अंगूठी जिसे उसकी दादी ने दिया था। उसने सोचा कम से कम हाथ में फूल तो होना ही चाहिए। ध्रुव ने नदी के पास में देखा तो गेंदे के पीले फूल लगे हुए थे। उसने सोचा चलो रेड रोज ना सही, येलो फूल से ही काम चला लूंगा। ध्रुव ने फूल तोड़ा और विकी की तरफ इशारा किया। विकी ने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर ली और ध्रुव धीरे धीरे अनन्या के पीछे से उसकी तरफ बढ़ने लगा। ध्रुव ने देखा अनन्या पानी के साथ खेल रही थी और वो अपने चेहरे को पानी से धो रही थी। लेकिन ये क्या, वो अचानक रुक गई और कुछ सेकंड्स में पानी में गौर से देखने के बाद अचानक से उसके मुंह से चीख निकल गई। ध्रुव तेजी से उसकी तरफ भागा। अचानक पानी में हंसती और मस्ती करती हुई अनन्या जोर से चीख पड़ी। ध्रुव जो कि धीमे धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ रहा था, उसने अपने हाथों में पकड़े
गेंदे के फूल को एक तरफ फेंका और अनन्या की तरफ भागा। वीडियो बना रहा विकी भी चाय की दुकान से अनन्या की तरफ भागता हुआ आया। अनन्या खौफजदा नजरों से पानी को देख रही थी। सुनहरे मौसम में जब बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी तब भी वो पूरा पसीने से भीग चुकी थी। डर के मारे उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। ध्रुव ने जल्दी से आकर अनन्या को उसके कंधे से पकड़ा और अनन्या की नजरों का पीछा करते हुए पानी में देखता हुआ हैरानी से बोला, अनन्या क्या हो गया? तुम चीखी क्यों? तुम ठीक तो हो? लेकिन अनन्या तो जैसे ध्रुव की आवाज ही नहीं सुन पा रही थी। वो बस डरी नजरों से एकटक पानी में देख रही थी। ध्रुव ने जब अनन्या की ऐसी हालत देखी तो वो बहुत परेशान हो गया। तब तक विकी भी वहां आ चुका था। उसने अनन्या की हालत देखकर उससे पूछा, क्या हुआ? तुम चीखी क्यों? अनन्या क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? कुछ बोलो भी। लेकिन अब भी अनन्या ने किसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस डरी नजरों से पानी को घूरती रही। ध्रुव ने अनन्या को छत छोड़ते हुए कहा, अनन्या क्या हुआ? होश में आओ। इस बार ध्रुव की आवाज से अनन्या जैसे अपने ख्यालों से बाहर आई और वो डरते हुए बोली, वो पानी में कुछ है। पानी काला हो गया है पानी। ध्रुव और विकी ने हैरानी से पानी को देखते हुए कहा, नहीं तो पानी बिल्कुल ठीक है, देखो कहाँ कुछ है। अनन्या ने डरते डरते उस पानी की तरफ देखा तो वाकई में पानी बिल्कुल शांत था। अनन्या को यकीन नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है। अभी अभी तो उसने देखा था पानी में अजीब सा कुछ उठ रहा था और पूरा पानी काला पड़ गया था और पानी में वो थी। अनन्या ने अपने दोनों हाथों से ध्रुव की टी शर्ट को पकड़ लिया और लगभग रोते हुए बोली, मेरा यकीन करो ध्रुव, मैं सच कह रही हूँ, पानी में वो ठीक उसी जगह पर थी, मैंने देखा उसे। ध्रुव ने अनन्या को शांत करते हुए कहा, अच्छा अनन्या के इस तरह चीखने से ध्रुव ने उसे शांत करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, हमें तुम पर यकीन है, अब ठीक है, अब तुम शांत रहो। और उसके बाद चाय की दुकान से एक गिलास पानी लिया और अनन्या को देते हुए बोला, पहले तुम ये पानी पियो। अनन्या ने कांपते हाथों से उस पानी के गिलास को पकड़ा और एक सांस में वो सारा पानी पी गई। अब अनन्या को कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। वो जोर जोर से सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। जब ध्रुव को लगा अनन्या ठीक है तो वो वहीं उसके घुटनों के पास जमीन पर बैठकर उसकी आंखों में देखता हुआ बोला, अब बताओ क्या बात है, क्या हो गया? बाकी सब विक्की, छलावा और जुल्मी बस हैरानी से अनन्या को देखे जा रहे थे क्योंकि उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक हो क्या गया। क्योंकि अब तक तो अनन्या इतने अच्छे से पानी में एंजॉय कर रही थी। अनन्या ने सबकी तरफ देखा और फिर ध्रुव को देखकर बोली, तुम मेरा यकीन नहीं करोगे तो मत करो, लेकिन मुझे लगता है कि इस गाँव में सच में कुछ गड़बड़ है। अनन्या की बातों से सब चौंक पड़े, लेकिन ध्रुव ने नॉर्मली पूछा, तुम बताओ तो क्या हुआ, क्या देखा तुमने पानी में? अनन्या सहमी नजरों से नदी की तरफ देखते हुए बोली, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने देखा अचानक पानी के बीच कुछ हलचल सी बढ़ने लगी और वहां का पूरा पानी काला पड़ गया और उस पानी में मुझे कोई औरत नजर आई। उसने अपने हाथों में वैसे ही कड़े पहन रखे थे जैसा मुझे विक्की के घर पर मिला था और वो मुझे अपनी तरफ आने का इशारा कर रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अनन्या की इस बात पर सब एक साथ चौंकते हुए बोले, क्या? लेकिन छलावा जल्दी से उसके करीब आकर बोला, सही से बताओ ना, क्या क्या देखा तुमने? क्या वाकई में उस औरत को देखा? लेकिन इससे पहले अनन्या कुछ बोलती ध्रुव छलावा को डांटते हुए बोला, छलावा ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एक तो ऑलरेडी अनन्या इतनी डरी हुई है, ऊपर से तुम उसे बढ़ावा दे रहे हो। कुछ नहीं देखा इसने। इस गांव में जिस तरीके की बातें होती रहती हैं उन बातों ने उसके दिमाग पर असर डाला है और बस इसीलिए उसे वहम हुआ है और कुछ नहीं। हो सकता है नदी में कोई सांप वगैरह होगा, उससे पानी हिल गया हो और ये डर गई हो। विकी ने भी अनन्या को समझाते हुए कहा, हाँ अनन्या, मुझे भी ऐसा ही लगता है, यही हुआ होगा, तुम शांत रहो, चाय पियोगी? लेकिन अनन्या ने इनकार में सिर हिला दिया और वो सहमी नजरों से अब भी नदी की तरफ देखती रही। जब अनन्या को थोड़ी देर में कुछ अच्छा महसूस हुआ तब ध्रुव ने परेशान होकर कहा, सोचा था थोड़ा सा घूम फिर लेंगे तो मन बहल जाएगा, लेकिन यहाँ आकर तो एक अलग ही नाटक शुरू हो गया। मुझे लगता है इस गांव में जो भी रहता है बस उन्हें स्ट्रेस में ही रहना पड़ता है। पता नहीं हम कब इस गांव से बाहर निकलेंगे। विकी ध्रुव की परेशानी समझ रहा था। उसने ध्रुव को समझाते हुए कहा, यार बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि बार बार ऐसी चीजें अनन्या के साथ ही क्यों होती हैं? हम सब भी तो हैं, लेकिन हमें तो कभी कुछ नहीं हुआ। विकी की बात पर इस बार जुल्मी ने कहा, गौरी मैडम बहुत नाजुक दिल की है, बहुत सॉफ्ट हार्ट है इनका, इसलिए वो सबकी बातों पर यकीन कर उन बातों को सोचती रहती होंगी, इसलिए ऐसा होता होगा। ध्रुव ने पहली बार जुल्मी की बातों में सहमति जताई और बोला, जुल्मी सही कह रहा है, अनन्या चीजों को बहुत गहराई से सोचती है और सोचती रहती है, इसलिए वो चीजें उसके दिलो दिमाग में बैठ गई है, इसलिए इसके साथ ही ऐसा बार बार होता है। और रही बात इसकी तबीयत खराब होने की, तो उसे इस पाली गांव का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा है। ये सारे अपनी लॉजिक लगा रहे थे, तभी अनन्या बहुत कमजोर आवाज में बोली, क्या हम घर चल सकते हैं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे थोड़ी देर रेस्ट करना है। ध्रुव ने जल्दी से अनन्या को थामते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, चलो हम घर चलते हैं। लेकिन विकी सवालिया नजरों से ध्रुव को देखते हुए बोला, और पुजारी जी? ध्रुव विकी की बात को काटते हुए बोला, पुजारी जी वैसे भी अभी नहीं मिलने वाले हैं और इस तरह हम अनन्या को ऐसी हालत में लेकर कहीं घूम नहीं सकते, तो अभी हम चलते हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेगी, उसे ठीक लगेगा तो मैं तुम और छलावा आकर मिल लेंगे पुजारी जी से। ठीक है चलो।
विकी ने भी अपनी सहमति जताई। ध्रुव और विकी अनन्या को लेकर आगे चल पड़े। उसके पीछे पीछे जुल्मी भी चल पड़ा, लेकिन छलावा वहीं खड़ा नदी को देखता रहा और धीरे धीरे कदमों से नदी की तरफ बढ़ने लगा। छलावा नदी के किनारे जाकर खड़ा हो गया और नदी के पानी को एकटक देखता हुआ अपने मन में बोला, नहीं, ये अनन्या के मन का वहम नहीं हो सकता, वो भी इतना सटीक वहम। अनन्या ने जिसको कभी देखा नहीं, जिसके बारे में कुछ खास जानती नहीं, उसके बारे में इतना सटीक अनुमान नहीं लगा सकती। कुछ तो जरूर है, ध्रुव माने या ना माने, लेकिन अनन्या के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। मुझे जल्द से जल्द इस बारे में पुजारी जी से बात करनी पड़ेगी, इससे पहले बात हाथ से निकल जाए और गांव वालों की जान पर और भी ज्यादा संकट आ जाए। मुझे पुजारी जी को आगाह करना पड़ेगा। छलावा वहां खड़ा खड़ा ही ये सब सोच ही रहा था कि विकी ने देखा उसके पीछे छलावा नहीं आ रहा है और छलावा काफी पीछे नदी के पास खड़ा है। विकी ने चिल्लाते हुए उसे आवाज दी, छलावा वहां क्या कर रहा है, चल देर हो रही है। विकी की आवाज पर छलावा अपने ध्यान से बाहर आया और उसने जवाब दिया, हाँ हाँ चलो मैं आ रहा हूँ। इतना कहकर छलावा ने एक बार फिर उस नदी की तरफ देखा और उन लोगों के पीछे चल पड़ा। घर पहुंचकर विकी ने अनन्या को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया और खुद बाहर आकर अपने दोस्तों के साथ बैठा। आज हुई अनन्या के साथ वाली घटना ने सबके मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए थे। तभी जैसे अचानक ध्रुव को ध्यान आया, उसने विकी से कहा, विकी तू उस वक्त मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा था ना? विकी ने जल्दी से कहा, हाँ क्यों, क्या हुआ? ध्रुव कुछ सोचते हुए बोला, जरा वो वीडियो प्ले कर, हो सकता है उसमें हमें कुछ दिख जाए। हाँ ये तो सही कह रहा है। इतना कहकर विकी ने अपना मोबाइल निकाला और उसका स्क्रीन ऑन किया, लेकिन उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। विकी झल्लाता हुआ बोला, ओह शिट, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, अब क्या करें? छलावा कुछ सोचकर बोला, बिजली तो अभी है नहीं और अब पता नहीं कब आए, यहाँ ऐसा ही होता रहता है। पंचायत भवन में सूरज वाली बिजली है, लेकिन उससे ये फोन चार्ज होगा या नहीं पता नहीं। विकी को ये आइडिया ठीक लगा, वो जल्दी से अपने कमरे में गया और अपने मोबाइल का चार्जर लेकर आया और छलावा के साथ निकल गया। दूसरी तरफ अमरपुरा में सुमेर और पुजारी जी तारा के घर पर बैठे हुए थे और तारा से उस उपाय के बारे में सुनने की प्रतीक्षा कर रहे थे जो सालों पहले तारा के पिताजी गिरधर महाराज ने सुमेर के बाबा को दिया था। कुछ देर रुककर तारा बोली, जहाँ तक मुझे लगता है उस प्रक्रिया को सप्तबंधन प्रक्रिया कहते हैं। सप्तबंधन प्रक्रिया? सुमेर ने हैरानी से पूछा, जिस पर तारा के बदले पुजारी जी बोले, हाँ सुमेर बाबू, इस तरह की प्रक्रिया अक्सर लोग आत्माओं को या उससे जुड़ी चीजों को बांधने या उसकी शक्तियों को कम करने के लिए करते हैं, जिसमें आत्माओं से प्रभावित क्षेत्र को 7 तरीके से बांधा जाता है। तारा अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोली, जी आपने बिल्कुल ठीक कहा पुजारी जी, लेकिन ये सप्तबंधन प्रक्रिया कई तरीकों से हो सकती है, जहाँ कमजोर आत्माएं या कमजोर शक्तियां होती हैं और किसी छोटी जगह को बांधा जाता है। तब हम मौली के धागों को 7 बार लपेट कर उसे बांधते हैं या कोई भी बंधन 7 बार डालते हैं। लेकिन आपके पाली में जो प्रक्रिया की गई थी उसमें उस बंजारन को 7 तालों के भीतर कैद किया गया था। आप लोगों को शायद पता हो कि बड़ी कुएं के ऊपर जो ढक्कन था उसमें 7 ताले लगे थे। मैंने सही कहा ना? सुमेर और पुजारी जी दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे और पुजारी जी बोले, हाँ तुमने ठीक कहा बेटी, वो 7 तालों के भीतर कैद थी। तो क्या यही उपाय था जो तुम्हारे पिता ने बड़े ठाकुर को दिया था? लेकिन हमें तो लगा कि ये उपाय भी गुरु देवदत्त का बताया हुआ है। हालांकि मैं गलत हो सकता हूँ, क्योंकि जिस वक्त वशीकरण किया गया था मैं उतना इन सब में शामिल नहीं हो पाया था, मैं सब सीख रहा था। तारा मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, उसी के बारे में मेरे पिताजी ने सरपंच बाबा को बताया था और उसके बाद ही जब पिताजी वो प्रक्रिया करके गांव लौटे तो फिर कभी पाली वापस नहीं गए। सुमेर कुछ सोचता हुआ बोला, लेकिन तारा जी अब वो प्रक्रिया कौन करेगा? क्योंकि अब तो आपके पिताजी नहीं रहे और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है, क्योंकि अगली अमावस्या से पहले ही हमें ये सारी चीजें करनी होगी ताकि हम बिंदिया की तरह इस बार किसी और को खोने से बचा लें। कुछ देर की चुप्पी के बाद तारा बोली, आप लोग फिक्र मत कीजिए, अमावस्या से पहले ही मैं आप लोगों को बंधन के तरीके और उसमें उपयोग होने वाली चीजें दे दूंगी। लेकिन अभी के लिए तत्काल रूप से उसके प्रभाव को कुछ कम करने के लिए आप लोगों को एक उपाय खुद करना पड़ेगा। कौन सा उपाय? सुमेर ने हैरानी से पूछा। तारा पुजारी जी और सुमेर को बारी बारी देखकर बोली, कुछ देर आप लोग रुकिए, मैं अभी आई। इतना कहकर तारा उठकर घर के भीतर चली गई। सुमेर और पुजारी जी को कुछ समझ नहीं आया कि तारा कहाँ चली गई। उसी बीच पुजारी जी ने सुमेर से कहा, सुमेर बाबू क्यों ना हम तारा को अपने साथ ले चले, क्योंकि ऐसे में एक तारा ही हमारी उम्मीद बनकर उभरी है और अगर वो पाली में रहे तो हमें भी संतुष्टि रहेगी और कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई तो वो हमें उसके बारे में आगाह भी कर सकती है और रक्षा भी प्रदान कर सकती है। पुजारी जी की बात पर सुमेर ने शंका भरी नजरों से पुजारी जी को देखा और फिर तारा की डिग्रियों और उसके स्कूल के बच्चों के साथ तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सब तो ठीक है और रही बात तारा को पाली ले जाने की तो वो भी हम सोच सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लड़की हमारे किसी काम की है? क्योंकि आप लोगों के हिसाब से बंजारन जिस तरह से शक्तिशाली है, तारा जैसी एक कम उम्र की लड़की क्या मदद कर पाएगी? सुमेर के मन में उठने वाले शक को पुजारी जी अच्छी तरीके से समझते थे, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए सुमेर से कहा, उम्र का क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। जब गुरु देवदत्त ने वशीकरण किया था उस वक्त वो कोई बुजुर्ग नहीं थे और उन्होंने बहुत कम उम्र में ही बहुत सी सिद्धियां हासिल कर ली थी। इसलिए हम तारा की उम्र को देखकर और उसकी शिक्षा की डिग्रियों को देखकर ये नहीं आकलन कर सकते कि उसका इस विषय में ज्ञान कम हो। और वैसे भी तारा गिरधर महाराज की बेटी है, कुछ चीजें तो जन्मजात उसमें होंगी ही। पुजारी जी की बात सुनकर भी सुमेर पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके पास कोई और उपाय भी नहीं था, इसलिए वो खामोश रह गया। कुछ देर बाद तारा लौटी तो उसके हाथ में एक लाल रंग की छोटी सी पोटली थी। वो पोटली उसने आगे बढ़ाया तो सुमेर अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसे लेने लगा। तभी तारा उसे रोकते हुए बोली, नहीं नहीं सुमेर जी, आप इसे नहीं ले सकते, ये मैं पुजारी जी को दे रही हूँ। सुमेर को तारा की ये बात थोड़ी अटपटी सी लगी और उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए। पुजारी जी ने आगे बढ़कर वो पोटली ले ली। पुजारी जी ने पोटली लेते ही कहा, लेकिन ये है क्या और मुझे करना क्या होगा?
तारा ने पुजारी जी की तरफ देखते हुए कहा, वो सब बताऊंगी, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जिसका आपको खास ध्यान रखना है। पुजारी जी, इस पोटली को केवल आप ही छुएंगे और इस प्रक्रिया को केवल आप ही करेंगे। ये सुनकर सुमेर को थोड़ी हैरानी हुई। उसने तुरंत तारा से पूछा, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो सिर्फ पुजारी जी ही कर सकते हैं? मैं या फिर गांव का कोई और आदमी नहीं कर सकता? तारा ने वो लाल पोटली पुजारी जी के हाथों में देते हुए कहा, वो विधि सिर्फ पुजारी जी ही करेंगे। तो पुजारी जी ने हैरानी से पोटली लेते हुए पूछा कि आखिर इसमें है क्या, और आखिर ये कौन सी विधि है जो सिर्फ उन्हीं को करनी है? तारा उस पोटली की तरफ इशारा करके बोली, पहले आप इस पोटली को खोलकर देखिए। तारा के इतना कहते ही पुजारी जी ने उस लाल पोटली को खोलकर देखा। उन्होंने देखा उस पोटली में कुछ लोहे की कीलें रखी हुई थी। पुजारी जी ने हैरानी से उन कीलों की तरफ देखते हुए तारा से पूछा, ये क्या है? इन कीलों का क्या करूं मैं? तारा उन कीलों का अर्थ समझाते हुए बोली, पुजारी जी, ये कोई मामूली कील नहीं है। ये कीलन प्रक्रिया के लिए बनाई गई विशेष प्रकार की कीलें हैं, जिनका उपयोग करके आप तत्काल रूप से उस बुरी शक्ति के प्रभाव को कुछ काबू में कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को सप्त बंधन की तैयारी के लिए कुछ समय मिल जाए। तारा की बात से सुमेर कुछ उलझन में नजर आ रहा था और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसे ये सब बातें समझ नहीं आ रही थी। इसलिए उसने अपनी दुविधा तारा के सामने रखते हुए कहा, लेकिन इन कीलों का इस्तेमाल हम करेंगे कैसे? सुमेर को इस तरह उतावला होते देख तारा बहुत शांति से बोली, कुछ चीजों के जवाब के लिए हमें सब्र रखना चाहिए। आप लोग जिस काम के लिए निकले हैं उसकी राह में ये उतावलापन आप लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। सुमेर को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो शर्मिंदा होकर बोला, माफ कीजिएगा तारा जी, दरअसल समस्या इतनी बड़ी है इसलिए मैं चाहता हूँ समाधान भी जल्दी मिले। तारा सुमेर की बात पर मुस्कुरा कर बोली, समस्या बड़ी है इसलिए तो समाधान में वक्त लगेगा, और जब तक समाधान ना हो तब तक समस्या को कम करने के लिए ये उपाय करना चाहिए। सुमेर समझ रहा था तारा उसे क्या कहना चाहती है, लेकिन फिर भी उसने अपने मन की तसल्ली के लिए पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इन कीलों की मदद से भी कुछ नहीं हो पाया तो? तारा ने उन दोनों को समझाते हुए कहा, देखिए, ये हनुमान शाबर मंत्र से अभिमंत्रित कील है जो केवल कीलन विधि के लिए तैयार की जाती है, और ये एक खास विधि होती है। इसे मात्र लोहे की कील के माध्यम से किया जाता है। वैसे तो आपकी जो परेशानी है उसकी रोकथाम की अलग अलग विधियां होती हैं, जैसे कि कुछ विधि जो लगभग हर घर में बड़े बुजुर्ग करते हैं, घर को नजर या बुरी बला से बचाने के लिए, जैसे कि पूजा पाठ, मंत्र हवन। इसी तरह ये कीलन की प्रक्रिया है जो इस विषय के ज्ञान रखने वाले करते हैं, और बिना इसके जानकार के इसे नहीं करना चाहिए। तारा ने आगे कहा, जैसा कि मैंने कहा, ये कीलें सामान्य नहीं है बल्कि अभिमंत्रित होती हैं, और इनका प्रभाव स्थायी रहता है। लेकिन एक बात और, इनका प्रभाव ग्रहण, सूतक या किसी भी अशुद्ध चीजों के वक्त खत्म हो जाता है। दरअसल इस विधि से हम उस बुरी शक्ति को खुद से और उस स्थान से दूर रख सकते हैं, या किसी खास स्थान से बाहर निकलने में भी रोक सकते हैं जो नकारात्मक है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, इस प्रक्रिया को करने में अगर कोई गलती या रुकावट आ जाएगी तो उसका प्रभाव असफल हो जाता है। ऐसे में दोबारा उसे करना आसान नहीं होता, इसलिए आपको बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। और पुजारी जी, इन्हें मैंने आपको दिया है क्योंकि इन्हें वही छू सकता है जो इसकी विधि करेगा। आज शनिवार है, इन्हें ले जाइए और आज रात के वक्त आप इन कीलों को उस समाधि वाले कुएं के इर्द गिर्द जमीन में ठोक दीजिएगा और वापस चले जाइएगा। पीछे मुड़कर मत देखिएगा, और ध्यान रहे कि उस वक्त कोई और आपको ना देखे। तारा की कई बातें पुजारी जी बहुत ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन सुमेर को ये सब बहुत समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैं सोच रहा हूँ तारा जी कि क्यों ना आप हमारे साथ पाली चले और वहाँ की स्थिति अपनी आंखों से देखकर समाधान करें, और आपको जो भी चाहिए वो मैं वहीं उपलब्ध करवा दूंगा। लेकिन तारा साफ इनकार करते हुए बोली, नहीं, मैं आपकी गाँव की सीमा में नहीं जाऊंगी। मुझे जो भी करना है मैं अपने घर से ही करूंगी, और सप्त बंधन के लिए जो भी चीजें चाहिए होंगी वो मैं एक हफ्ते बाद आपको दूंगी। आप आकर ले जाना। तब तक आप उस कुएं के लिए एक मजबूत ढक्कन तैयार करवा दीजिए, जैसा सालों पहले तैयार करवाया गया था, लेकिन इस बार उन ढक्कन पर लोहे की परत चढ़वा दीजिएगा। पुजारी जी भी उसे समझाते हुए बोले, देखो बेटी, हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं है, ऐसे में अगर तुम वहाँ रहोगी तो हमारे लिए एक आस रहेगी। लेकिन तारा ने साफ मना कर दिया और बोली, नहीं पुजारी जी, ये संभव नहीं है। सुमेर ने जिद करते हुए कहा, क्यों तारा जी, क्या आपको हम पर यकीन नहीं कि हम आपका ध्यान रखेंगे? बेशक इतने सालों से हमारा कोई संपर्क नहीं रहा, लेकिन मुझे यकीन है आपको देखकर मेरे बाबा को बहुत खुशी होगी। लेकिन सुमेर की किसी भी बात का तारा पर कोई असर नहीं हुआ, और वो रूखे लहजे में बोली, हर बात का और चीजों का अपना तरीका और अपना समय होता है सुमेर जी, और उन्हें हमें सही वक्त पर करना चाहिए। और वैसे भी मैं मजबूर हूँ, मैं पाली नहीं जा सकती, और अब मुझे लगता है अब आप लोगों को यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक शक्तियों को अपने रास्ते में व्यवधान बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी शाम होने वाली है और कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आने वाले हैं। इतना कहकर तारा उठकर खड़ी हो गई और हाथ जोड़ दिए। सुमेर और पुजारी जी भी उठकर खड़े हो गए, और पुजारी जी ने उन कीलों को संभाल कर अपने थैले में रख लिया और एक बार तारा की तरफ देखकर वहां से निकल गए। इधर पाली गांव में अनन्या अपने कमरे में लेटी लेटी सोच रही थी कि आखिर उसके साथ ये अब क्या हो रहा है। कहीं गांव वाले जो कह रहे हैं वैसा कुछ सच तो नहीं। इतना सोचते हुए अनन्या बेड से उठ बैठी और घबराकर अपने मन में बोली, लेकिन ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? नहीं नहीं अनन्या, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। ध्रुव सही कहता है, ज्यादा सोचने की वजह से ये सब मेरे साथ हो रहा है। इतने में ध्रुव उसके कमरे में आ गया और उसके हाथ में चाय की 2 कप थी। ध्रुव ने जब अनन्या को इस तरह घबराते हुए और परेशान देखा तो उसने चाय का कप साइड में रखा और अनन्या को बेड पर बिठाते हुए बोला, तुमसे कहा था ना रेस्ट करो, थक गई हो। लेकिन अनन्या मना करती हुई बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। ध्रुव समझ रहा था अनन्या अब भी डरी हुई है और परेशान है, इसलिए उसने सिचुएशन लाइट करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं परेशान ना हूँ? अरे कैसे परेशान ना हूँ?
आखिर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी पर यहाँ लाया था। अगर सही सलामत नहीं लौटाए तुम्हारे घर वालों को तो तुम्हारे घर वाले मुझे जेल ना भिजवा देंगे, और मुझे मेरी जवानी जेल में थोड़ी गुजारनी है। ध्रुव की बात पर अनन्या उसे घूरते हुए बोली, अच्छा तो तुम्हें मेरी फिक्र इसलिए है क्योंकि तुम्हें जेल नहीं जाना, वैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मैं जीऊं या मर। अनन्या इतना ही बोली थी कि ध्रुव उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप हो जाओ, दोबारा गलती से भी ऐसा मत बोलना, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ध्रुव के सीरियस मूड को देखकर अनन्या हंसती हुई बोली, तो मैं कौन सा सीरियस हूँ, मैं भी तो मजाक ही कर रही। लेकिन ध्रुव अब भी सीरियस ही था और उसने अनन्या की आंखों में देखते हुए कहा, मैं मजाक में भी ऐसी बात नहीं सुन सकता। अनन्या को ध्रुव की आंखों में एक अलग सा जुनून दिख रहा था और अनन्या ज्यादा देर तक उसकी आंखों में देख नहीं पाई। उसकी नजरें खुद ब खुद छुप गई। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही, जैसे दोनों ही एक दूसरे के बोलने का इंतजार कर रहे हो। अनन्या महसूस कर रही थी यहाँ आकर ध्रुव कुछ अलग सा हो गया था। वैसे तो हमेशा ही ध्रुव अनन्या का ख्याल रखता था, उसकी छोटी छोटी बातों को याद रखता था, नोटिस करता था, लेकिन जब से वे लोग पाली आए थे और खासकर अनन्या बीमार पड़ी, तब से ध्रुव की हर फिक्र और हर बात सिर्फ अनन्या के लिए होती थी। दोनों के बीच बस शब्द अनकहे थे, लेकिन वे एक दूसरे के जज्बातों से अनजान नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, शब्द हर बात पर मोहर लगाने के लिए जरूरी होते हैं। बस इसी इंतजार में दोनों थे। खैर, जब काफी देर तक खामोशी छाई रही, तब ध्रुव ने चाय का कप उठाकर अनन्या की तरफ बढ़ाते हुए कहा, चाय। अनन्या ने धीमे से कप उसके हाथ से ले लिया और बोली, थैंक्स। ध्रुव मुस्कुरा कर रह गया और फिर एक चुप्पी छा गई और अनन्या ने चाय का कप अपने होठों से लगा लिया और पहला सिप लेते के साथ बोली, चाय तुमने बनाई है? ध्रुव हैरानी से बोला, तुम्हें कैसे पता? अनन्या चाय का दूसरा घूंट भरते हुए बोली, चाय के टेस्ट से मैं तुम्हारे हाथों की बनी चाय का स्वाद बहुत अच्छे से पहचानती हूँ, और चाय क्या, मैं तुम्हारी हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानती हूँ। इतना बोलते बोलते अनन्या चुप हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। उसने तिरछी नजरों से ध्रुव को देखा, जो उसी को देखकर मुस्कुरा रहा था, और अनन्या बात को संभालते हुए बोली, हाँ तो इतने टाइम से हम दोस्त हैं तो इतना तो पता चल ही जाता है ना। ध्रुव ने जैसे ही कुछ कहना चाहा कि विक्की जल्दी जल्दी कमरे में आया और बोला, अनन्या तेरा फोन भी बंद है क्या? अनन्या वहीं बेड के दूसरे किनारे में रखा अपना मोबाइल देखती हुई बोली, काफी देर से मैंने अपना मोबाइल देखा नहीं, रुक देखती हूँ। इतना कहकर अनन्या अपना मोबाइल हाथ में लेकर देखने लगी और बोली, अरे हाँ यार, मेरा मोबाइल तो ऑफ है, क्यों, क्या हुआ? विक्की अनन्या को अपना मोबाइल देता हुआ बोला, तेरे घर से कॉल आया है तेरी मम्मी का, कह रही थी तूने काफी टाइम से बात नहीं की, और आज उन्होंने कॉल किया तो तेरा फोन ऑफ था, उन्हें टेंशन हो रही थी इसलिए मेरे नंबर पर बात करने। अनन्या ने विक्की के मोबाइल से अपनी मम्मी को कॉल किया। कुछ ही दिन के बाद कॉल रिसीव हुआ तो अनन्या बड़े प्यार से बोली, हेलो मॉम, कैसे हो? दूसरी ओर से फिक्र से भरी आवाज आई, अनन्या बेटा कहाँ हो तुम? ना कोई कॉल ना मैसेज, कॉल करो तो मोबाइल ऑफ। बेटा अब तुम बड़ी हो गई हो, इतने इररिस्पॉन्सिबल जैसे बिहेव मत किया करो। तुम्हें पता भी है हम यहाँ कितने टेंशन में आ गए थे, तुम्हारे पापा तो पारी जाने की तैयारी भी कर चुके थे। अनन्या मुस्कुराती हुई अपनी माँ की बात सुनती रही और आखिर में प्यार से बोली, ओफो मॉम, आप भी ना बहुत टेंशन लेते हो। अभी अभी आपने कहा ना मैं बड़ी हो गई हूँ, तो मैं अपना ध्यान भी तो रख सकती हूँ ना। और वैसे भी मेरे साथ ध्रुव तो है ही, विक्की भी है ना, और आप तो जानती हैं ये दोनों मेरा कितना ख्याल रखते हैं। अनन्या की माँ अनन्या की बात से थोड़ी रिलैक्स हुई थी और अब वो आराम से बोली, तुम ठीक हो ना बेटा? वहाँ सब ठीक है ना? खैर ये बताओ कब आ रहे हो तुम लोग? अनन्या जानती थी अगर गलती से उसके पेरेंट्स को यहाँ की चीजों का और हालातों का पता लगा तो एक सेकंड भी उसका यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा, ऊपर से पुलिस की मुसीबत। इसलिए अनन्या बात संभालते हुए बोली, हाँ मॉम, यहाँ सब ठीक है और ये जगह इतनी अच्छी है ना, बिल्कुल शांत, इतना कि यहाँ से आने का मन ही नहीं करता। लेकिन आप फिक्र मत करो, मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। अब अनन्या की माँ बहुत सुकून में लग रही थी और उन्होंने प्यार से कहा, ओके बेटा, टेक केयर, और हाँ कॉल करते रहना। ओके मॉम, बाय। अनन्या ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। ध्रुव उसे हैरानी से देखता हुआ बोला, तुमने बताया क्यों नहीं अपनी माँ को कि हम यहाँ कितनी बड़ी प्रॉब्लम में हैं, और जब तक ये सब शॉर्ट नहीं होता हमारे यहाँ से निकलना नामुमकिन है। अनन्या ध्रुव की बात पर हैरानी से बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊँ यहाँ क्या चल रहा है? जो मैं महसूस कर रही वो या पुलिस का मैटर? देखो ध्रुव, मेरे तुम्हारे यहाँ किसी के भी पेरेंट्स अपने बच्चों को खतरे में नहीं देख सकते। अगर मेरे घर पता चल गया तो मेरे पेरेंट्स भी यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि मुझे इस ट्रबल में छोड़कर वे लोग शांति से कैसे रह पाएंगे। अनन्या की बात सुनकर विक्की ने भी कहा, हाँ अनन्या की बात बिल्कुल सही है, लेकिन ध्रुव के चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ अलग थे। उसने दर्द भरी आवाज में कहा, लकी हो तुम लोग जिसके घर वालों को उसकी फिक्र है, हर किसी के पास ऐसा परिवार नहीं होता। ध्रुव की बात सुनकर अनन्या और विक्की ने एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि वे दोनों ध्रुव और उनकी फैमिली के बीच के तनाव को अच्छे से जानते थे। ध्रुव के लिए उसकी फैमिली से ज्यादा क्लोज अनन्या और विक्की थे, और इन दोनों ने भी हमेशा ध्रुव का ख्याल रखा था। विक्की ने बात बदलते हुए कहा, देखो अब तो हमारे घर से भी कॉल आने लगे हैं, अब हम क्या करें? कब तक ऐसे बहाने बनाते रहेंगे? ध्रुव भी अब इस मुद्दे पर संजीदा हो गया था और उसने बेबसी से कहा, पता नहीं यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इतना तो तय है, पुलिस वाले हमें ऐसे तो छोड़ेंगे नहीं जब तक कि बिंदिया मर्डर केस सॉल्व ना हो जाए, और उससे निकलने के लिए हमें भी कोशिश करनी होगी, हम ऐसे बैठ नहीं सकते। अनन्या ने जब देखा इस वक्त ध्रुव आराम से बात कर रहा है तो उसने अपने मन के डर को बताया और घबराती हुई बोली, गाइस यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो गांव वालों की बात को सच साबित करता है। मुझे यकीन है मैंने जो नदी में देखा वो लेकिन अनन्या के इतना कहते ही ध्रुव ने उसे रोकते हुए कहा, अनन्या तुम फिर से वही बात करने लगी? अच्छा हाँ याद आया, विक्की तेरा मोबाइल चार्ज हो गया ना सही से, तो हम वो वीडियो देख सकते हैं? विक्की ने अपना मोबाइल ध्रुव को देते हुए कहा, हाँ लेकिन छलावा और जुल्मी को तो आ जाने दो। लेकिन ध्रुव विक्की के हाथ से मोबाइल लेकर बोला, अगर हमें कुछ दिखा तो उन्हें भी दिखा देंगे, वैसे भी छलावा बंजारन की रट लगाएगा और जुल्मी को अपनी बेवकूफी से फुर्सत नहीं, इससे बेहतर है हम ही देखें। अनन्या समझ नहीं पा रही थी ये लोग किस वीडियो की बात कर रहे हैं, इसलिए उसने सवालिया नजरों से ध्रुव और विक्की को देखते हुए पूछा, कौन सी वीडियो की बात हो रही है यहाँ? अनन्या के सवाल पर ध्रुव ने जल्दी से कहा, वो हम जब नदी के किनारे थे ना, तब विक्की वहाँ के खूबसूरत नजारों की वीडियो बना रहा था।
तो हम बस वही देखना चाहते हैं कि जब तुम चीखी थी उस वक्त वहाँ क्या हुआ था। ध्रुव नहीं चाहता था ऐसे माहौल में अनन्या को ये बताना कि वो उसे प्रपोज करने वाला था और उसी की वीडियो विकी बना रहा था। वीडियो की बात सुनकर अनन्या एक बार फिर बेचैन हो गई, लेकिन वो भी जानना चाहती थी कि वाकई में उसने जो देखा वो सच था या महज वहम, और जो भी था वो वीडियो में रिकॉर्ड तो हुआ ही होगा।